हेलो एवरीवन, सफलता नोट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी तक हमने ईवीएस का जो किया है वो है चैप्टर फर्स्ट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, और ये है आज अपना चैप्टर 2। उसकी 4 वीडियो है जो मैंने पहले अपलोड कर दी हैं, प्ले लिस्ट भी बना दी है। आप एक बार उनकी विजिट जरूर करें। आज जो चैप्टर सेकंड है उसका नाम है बायोम एंड बायोस्फीयर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोम क्या होता है। बायोम पृथ्वी का वो एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, जियोग्राफिक एरिया होता है जिसमें एक विशिष्ट जलवायु के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। वो एक एरिया जिसके अंदर है ना, जो जलवायु प्लांट्स और एनिमल रहते हैं उनकी अपनी एक विशेषता होती है। यहाँ पर जो क्लाइमेट रहता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, जो वर्षा होती है, मिट्टी, सूर्य, ये सब डिसाइड करते हैं कि है ना कौन सा पौधा उगेगा और उसकी ग्रोथ क्या होगी। ठीक है, और यही पौधे तय करते हैं कि कौन से जानवर यहाँ पर जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जानवरों के लिए भोजन तो पौधों से ही प्राप्त होता है। तो यही पौधे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर कौन से एनिमल रह सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, मरुस्थल है, मरुस्थल के अंदर जो वन है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, घास भूमि और टुंड्रा, समुद्री पारितंत्र, ये सब जैसे मरुस्थल है। मरुस्थल डिसाइड करता है कि वहां पर अगर कैक्टस है, मरुस्थलीय जो पौधे हैं, तो वहां पर जानवर कौन सा रह सकता है, जैसे कैमल। वैसे ही उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ये सब डिसाइड करते हैं कि ये वो क्षेत्र है, इन्हीं को हम बायोम कहते हैं। या हम बोले कि बायोम है ना, उन समान इकोसिस्टम को समूहित करता है जो समान भौतिक परिस्थितियों और जीवन रूप को साझा करते हैं, और इन्हें हम बायोम कहा जाता है। मतलब जिनका है ना सिमिलर जो भौतिक परिस्थिति होंगी, फिजिकल कंडीशन है ना सेम रहेगी, उन्हीं को बायोम कहते हैं। लार्जेस्ट बायोम ऑन द अर्थ, सबसे बड़ा बायोम अर्थ कौन सा है, वो है ओशियंस, मैरीन बायोम, महासागर। जो महासागर है वो 70% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करता है। ठीक है, इसके अंदर जो पाया जाता है वो है प्लैंकटन, जो स्मॉल स्मॉल पौधे हैं, फिशिज, व्हेल्स, ये प्रवाल, बीटियां, कोरल रीफ्स एक्स्ट्रा, ये सब मिलता है हमें महासागर के अंदर। वो बायोम कौन सा है जहां पर है ना जैव विविधता और जैव भार वाला बायोम, वो कौन सा है जहां पर कम जैव विविधता मिलती है, वो है अपने पास में टुंड्रा और ध्रुवीय क्षेत्र। क्योंकि जो आर्कटिक आर्कटिक बायोम है, आर्कटिक बायोम, टुंड्रा और पोलर रीजन, यहाँ पर है ना बारिश कम होती है, बर्फीला एरिया है, तो यहाँ पर जो जैव विविधता है वो कम है, लिस्ट बायोडाइवर्सिटी। तो जो बायोम, अगर एक वन लाइन का क्वेश्चन ही बन जाता है कि ना वो बायोम जहां पर लिस्ट जैव विविधता है वो कौन सा है, तो वो है अपने पास में आर्कटिक बायोम, टुंड्रा और पोलर रीजन। जहां पर ठंडा तापमान कम होता है और सबसे छोटा ग्रोइंग सीजन रहता है, और जो प्राथमिक उत्पादक है वो बहुत कम रहते हैं, लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, ठंडा तापमान ज्यादा रहता है, और बहुत कम पौधों की प्रजातियां होती है। ठीक है, और जो जानवर हैं वो अनुकूल रहते हैं, वो है यहाँ पर भालू, पोलर बियर, लोमड़ी और रेनडियर। फिर हम बात करते हैं कि आर्बनस और महोगनी वाले वन कौन से हैं। वो है जो सदा उष्णकटिबंधीय सदा हरे वन होते हैं वो। ठीक है, ये लकड़ी की प्रजातियां आदर विषुवतीय वनों, वर्षा वनों में होती है। जो ये ट्रीज है ना, ये टिम्बर सफाई जो लकड़ी के काम आते हैं,
वो कहाँ पर होते हैं, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, और वो कहाँ होती है, विषुवतीय वर्षा वनों में। यहाँ पर पूरे साल गर्म और आर्द्र जलवायु रहती है। ठीक है, ये फॉरेस्ट जहाँ मिलते हैं वहां पर, ये मिलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरे वन। फिर हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट जहां पर साल, सागौन और शीशम वाले वन होते हैं, वो भी कहाँ है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, जहां पर ग्रीष्म और शुष्क दोनों ऋतु होते हैं। और जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन थे, वहां पर क्या है, हमारे पास में पूरे साल गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। और पर्णपाती वन में ग्रीष्म एंड शुष्क ऋतु रहती है। जो पर्णपाती है ना, पर्णपाती जो पत्तों को गिरा देते हैं, वो है ये वाले पेड़ होते हैं जो साल, सागौन और शीशम वाले, ये शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। और ये कॉमर्शियल प्रजातियां हैं, ये वाले पेड़ साल, सागौन हैं, ये व्यापारिक के लिए आते हैं काम। फिर हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है वह बायोम जिसकी भूमि एसिडिक हो, अम्लीय हो और लो इन मिनरल्स हो, खनिजों की कमी हो, वो है अपने पास में टेगा बायोम। यहाँ पर कैसे पौधे होते हैं, शंकुधारी वृक्षों की पत्तियां, जो पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है वो कम होता है, और जो शंकुधारी पत्तियां होती है वो अम्लीय होती हैं। पुनर्चक्रण धीमा होने के कारण एसिडिक होती है और कम उपजाऊ होती है। बायोम विद लिस्ट वेरिएबल टेम्परेचर, वह बायोम जिसमें तापमान में सबसे कम परिवर्तन होता है, वो है उष्णकटिबंधीय सदाहरे वर्षा वन। ये कहाँ मिलते हैं, भूमध्य रेखा पर। तब पूरे वर्ष लगभग समान तापमान रहता है, गर्म सा, और मौसमी तापमान परिवर्तन बहुत कम होता है। ये लगा लो कि जो टेम्परेचर वेरिएशन रहता है वो बहुत कम होता है इनमें। अब बात करते हैं कि बायोम विद हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जहां पर सबसे अधिक प्राथमिक उत्पादकता रहती है। प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, प्लांट्स, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ होंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, क्योंकि यहाँ पर उच्च तापमान रहता है। सूर्य की जो लाइट है वो भी प्रचुर मात्रा में, पूरे वर्ष भारी वर्षा रहती है, तो पौधों की गति अच्छी होती है। फिर हम बात करते हैं कि मोस्ट डिग्रेडेड बायोम इन द वर्ल्ड, वो कौन सा है, वो है अपने पास में सहज जल बायोम, वो है नदियां, झीलें एंड आर्द्र भूमि। इनको मानव दबाव के कारण है ना, इनको अत्यधिक ज्यादा है ना, इनको डिग्रेडेड हो जाता है इनका। ठीक है, उस किस मानव के जैसे पोल्यूशन की वजह से, बांध से, गाद जमने से, यूट्रोफिकेशन से, इन सब से, तो इसके कारण है ना जैव विविधता के अंदर बहुत नुकसान होता है। तो मोस्ट डिग्रेडेड बायोम कौन सा है, वो है फ्रेश वाटर बायोम। फिर हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि एनिमी ऑफ इन्वायरमेंट, एक ये पौधा है सफेदा, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है इक्विलिब्रियस। इसका सफेदा होता है, ये ना रिड्यूस कर देता है जो अंडरग्राउंड वाटर है ज्यादा। ठीक है, इसके कारण इसका एक पत्तियों के अंदर इनका एक केमिकल होता है एलेलोपैथी, वो भी जो न्यूट्रिशन वगैरह है ना और उनको कम कर देता है। तो ये जो है ना सफेदा है, ये तेजी से बढ़ने वाला है, जल उपभोग करने वाला पेड़ है, तो ये भूजल को घटा देता है। ठीक है, और इसकी छाया और इनके पत्तियों के रसायन है ना, ये जो केमिकल रसायन एलोपैथी, इससे है ना इसके नीचे जो वनस्पति होती है ना वो दब जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, इसलिए अगर इसको ज्यादा पैमाने में लगाया जाए बाहर तो ये हार्मफुल है, और ये जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, या फिर ये बोले कि हम जो बायोडाइवर्सिटी है लोकल की, उसको खत्म कर देता है। तो एनिमी ऑफ नेचर को अगर बोला जाए तो वो कौन सा पेड़ है, सफेदा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो है बेंथोस। बेंथोस क्या होते हैं, समुद्र की तलहटी में रहने वाले जीव। वे जीव जो महासागर के तल पर या उसमें रहते हैं। ठीक है, जो या तो अंदर रहते हैं या फिर नीचे जमीन पर रहते हैं।
सी फ्लोर में। ये होते हैं अपने पास केकड़े, सी स्टार समुद्री तारे, क्रीमी जो कीड़े होते हैं वो, या फिर जो नीचे शैवाल वगैरह होते हैं बॉटम में बिल्कुल वो। तो ये सब हमारे पास में बेंथास बोलते हैं इनको, जो समुद्र की तलहटी में रहते हैं। इनका क्या काम होता है, ये जो भी अपने पास में ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, तो उसको जो इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन होता है उनको रिसाइकलिंग करते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे है, वो है रेनडियर किस बायोम से संबंधित है। रेनडियर वो है अपने पास में आर्कटिक टुंड्रा बायोम से। ठीक है, ये ठंडे क्षेत्रों में मिलता है। इसके फर होते हैं वो मोटे होते हैं। तो ये भोजन क्या खाता है, लाइकेन और टुंड्रा प्लांट्स। फिर जो नेक्स्ट है वो है अपने पास में लैनोस एंड कैंपोस घास भूमि। वो कहाँ होती है, उष्ण कटिबंधीय घास भूमि बायोम होता है। जो लैनोस है वो कहाँ मिलता है, वेनेजुएला। वेनेजुएला का उत्तर दक्षिण अमेरिका में, एंड कैंपोस मिलता है ब्राजील दक्षिण अमेरिका के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी क्या क्या विशेषता होती है। ये मौसमी वर्षा होती है, यहाँ पे मौसम के हिसाब से घास ज्यादा होता है, तो चरने वाले जानवरों के लिए समर्थन सपोर्ट सिस्टम है। एक लगा लो घास भूमि है तो वहां पे जानवर चरेंगे। ये जीव वे जीव वो रिक्त क्षेत्र में सबसे पहले कब्जा करने वाला समुदाय वो क्या है, कम्युनिटी दैट फर्स्ट ऑक्यूपाई ए वैकेंट पैलेस, उसको बोलते हैं हम पाइनोर कम्युनिटी। ठीक है, वे जीव जो बंजर भूमि या फिर हम बोले कि डिस्ट्रिब्यूट लैंड पर सबसे पहले बसते हैं। ठीक है, जो रिक्त स्थान पर जो कब्जा करते हैं उसको बोलते हैं पाइनोर कम्युनिटी। ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। पाइनोर कम्युनिटी क्या होती है, जो सबसे पहले ऑक्यूपाई करती है किसी भी रिक्त स्थान को। तो यहाँ पर क्या हो सकती है, एग्जांपल लाइकेन हो सकता है, शैवाल हो सकता है, काई हो सकती है। ये कहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये मृदा निर्माण की शुरुआत होती है, फिर धूल का फंसाना या कार्बनिक पदार्थ को जोड़ना, और उसके बाद में बड़े पौधों के बसने की स्थिति बनाना। ये सब इनकी विशेषता होती है, भूमिका होती है। प्राकृतिक वनस्पति का सबसे विकसित क्षेत्र, मोस्ट डेवलप्ड एरिया ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, सबसे प्राकृतिक वनस्पति का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है, उष्णकटिबंधीय शरद हरे वन। क्योंकि यहाँ पर है ना जो भी बहुस्तरीय वृक्ष आवरण होता है, वर्षा अच्छी होती है तो अत्यधिक प्रजातीय विविधता रहती है। जटिल खाद्य जाल होता है, कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स, और घनी वनस्पति होती है, और बायोमास भी यहाँ पर हाई होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र कौन सा माना जाता है प्राकृतिक वनस्पति के लिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनको रेन फॉरेस्ट जो वर्षा वन बोलते हैं, ये भी बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदा हरे वन। फॉरेस्ट सर्वे इन इंडिया ये कब शुरू हुआ था, फ्रॉम 1987। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्टार्टेड पब्लिशिंग द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम दिस ईयर। कौन से ईयर से, 1987 से। कितने इंटरवल में अपनी रिपोर्ट देता है, 2 साल के अंदर। ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर हमें क्या बताता है, ये बताता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कितना फॉरेस्ट कवर का डाटा है, या फिर कितना ट्रेंड प्रस्तुत करना है, कितना रुझान हुआ है उस चीज के अंदर, और जो नीति है वन के लिए, या फिर जो वानिकी है, या फिर ये लगा लो कि जो एग्जाम फैक्ट्स होते हैं, वही है मेरी रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से। FHI स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कल हम करेंगे बायोम, हो गया आज ये, कल करेंगे हम बायोस्फीयर। बायोम के अंदर अभी जो
किया है उसको एक बार मैं कंप्लीट आपका रिवाइज करा देती हूँ, जो जो मेन मेन पॉइंट किए हैं। 1 सेकेंड। यस, बायोम क्या होता है? बायोम होता है पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें विशिष्ट जलवायु में पौधे और जानवर पाए जाते हैं। बायोम, ठीक। फिर हम बात करते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोम क्या है? महासागर, जहां पर 70% पृथ्वी को घिरे हुआ है। सबसे कम जैव विविधता वाला कौन सा बायोम है? टुंड्रा बायोम और ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर वाला। फिर हम बात आती है कि आब्नस और महोगनी वाले वन कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरे वन में। ये लकड़ियों के लिए, लकड़ी की प्रजातियां हैं जो लकड़ी टिम्बर मार्केट जो होती है उसके लिए अच्छी होती है। साल और सागौन और शीशम वाले वन कहाँ मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। पर्णपाती वन में पत्तियां गर्मी के मौसम में गिर जाती हैं, पर्णपाती में, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, वह बायोम जिसकी भूमि अम्लीय और खनिजों में कमी है, वह है टेगा बायोम। वह बायोम जिसमें तापमान सबसे कम परिवर्तन होता है, उष्णकटिबंधीय सदाहरे वन, भूमध्य रेखा के पास होते हैं। सबसे अधिक प्राथमिक उत्पादकता वाला बायोम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सबसे अधिक डिग्रेडेड बायोम फ्रेश वाटर बायोम। कौन सा पर्यावरणीय समस्या माना जाता है? कौन सा पेड़? सफेदा। बेंथास क्या होते हैं? समुद्र की तलहटी में रहने वाले जीव। रेनडियर किस बायोम से संबंधित है? वो है आर्कटिक टुंड्रा बायोम। भारत का जो वन सर्वेक्षण है उसकी रिपोर्ट किसने दी थी? 1987 से 1987 से जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है इसने स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, ये प्रकाशित करना शुरू किया था। किसने? एफएसआई ने, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने 1987 से स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को प्रकाशित करना शुरू किया था, हर 2 वर्ष में। लेनास और कैंपोस भूमि, ये लेनास पाई जाती है वेनेजुला उत्तर दक्षिण अमेरिका का, कैंपोस मिलती है ब्राजील दक्षिण अमेरिका। जो पाइनर कम्युनिटी क्या होती है? पाइनर कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जो खाली जगह है, ठीक है, वहां पर सबसे पहले अपना कब्जा करती है, जैसे काई लग जाती है, लाइकेन, सेवाल, ये सब। प्राकृतिक वनस्पति का सबसे विकसित क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाहरे वन। ये थी आज की क्लास, मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए और आप अच्छे से क्लास को देखना, और अगर कहीं पर भी कुछ भी चीज ना समझ आए तो प्लीज कमेंट करना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यही मोटिवेशन होता है एक टीचर के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, सफलता नोट्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। अभी चैप्टर 2 ईवीएस की जो क्लास हुई थी बायोम एंड बायोस्फीयर, उसमें बायोम वाले टॉपिक में पहले वाली क्लास में जो हुआ था वो बायोम के बारे में। और बायोम क्या होता है? बायोम हमारे पास में एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है अर्थ के ऊपर जहां पर है ना सर्वाइव संभव होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में कैसे बायोम है। कल जो बात की थी उसमें कि है ना कौन सा फॉरेस्ट है जिसके अंदर साल सागौन मिलते हैं, कौन से में कम जैव विविधता होती है, कौन से में ज्यादा होती है, कौन सा अम्लीय होता है। पहले वाले वीडियो में ये हुआ था। अब बायोस्फीयर की बात करते हैं। बायोस्फीयर हमारे पास में तो जीव मंडल, वह क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है, ठीक है। बायोस्फीयर इंक्लूड करता है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल जैसे भूमि, मरुस्थल, और जल मंडल के अंदर अपने आ जाते हैं समुद्र, महासागर, और वायुमंडल हवा।
जो बायोस्फीयर होता है वो सबसे बड़ा पारितंत्र होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी पारितंत्र आ जाते हैं, स्थल भी, जलमंडल भी और वायुमंडल भी। ये स्थल, जल, वायु और मैंने आपको फर्स्ट जो चैप्टर था ईवीएस का उसमें करा दिया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय। चरम समुदाय क्या होता है? जैसे पहले कहीं पर कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां पर एक समुदाय ने अपना स्थान बना लिया। तो जब कोई समुदाय है ना स्थिर हो जाता है, स्टेबल, मैच्योर एंड कॉम्प्लेक्स, और वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, ठीक है, परिवर्तन या फिर मानव हस्तक्षेप ना हो, कोई भी मानव इंटरफेयर ना करे, तब तक वह वैसा ही रहता है, तो उसे कहते हैं चरम समुदाय। चरम समुदाय में चरम सीमा तक जो काम हो जाए, मतलब फाइनल तक ही पहुंच गए कि शिथिर हो जाए जो चीज, स्थिर हो जाए जो चीज, ठीक है, उसी को बोलते हैं चरम समुदाय। फिर नेक्स्ट बात आती है कि जो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण हुआ है उसमें जो चरम है ये अंतिम चरण होता है, चरमावस्था, क्लाइमैक्स कम्युनिटी अंतिम चरण होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? अनुक्रमण मैंने आपको पहले वाली वीडियो हुई थी उसके अंदर बता भी दिया था कि ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है अगर हमारे पास में कोई भी नेचुरल प्रोसेस है जिससे एक टाइप की कम्युनिटी रिप्लेस कर दे दूसरे को, ठीक है, अनुक्रमण। अनुक्रमण में एक टाइप की कम्युनिटी दूसरे को रिप्लेस कर दे। जैसे कोई भी धरती पहले बंजर भूमि है, ठीक है, बंजर भूमि के बाद में वो उसके बाद आई बनी काई, काई के बाद हुआ घास, घास के बाद बनी झाड़ियां, और झाड़ियों के बाद वहां पर बने वन, ठीक है। तो बंजर भूमि से कौन सी कम्युनिटी आ गई? वन की। तो इसी को बोलते हैं अनुक्रमण। सबसे पहले पाइनर समुदाय, ठीक है, फिर मध्यवर्ती चरण और अंत में स्थायी चरम समुदाय, ये होते हैं हमारे पास में अनुक्रमण के स्टेप। अब पाइनर कम्युनिटी क्या होती है ये भी मैंने आपको पहले वाली क्लास में बता दिया था कि पाइनर कम्युनिटी आई थी हमारे पास में। पहले वाली क्लास, जो सेकंड क्लास ये क्लास देखेगा उसको पहले वाली क्लास भी देखी होगी। पाइनर कम्युनिटी होती है हमारे पास में जो वैकेंट प्लेस सबसे पहले ऑक्यूपाई करता है उसी को बोलते हैं पाइनर कम्युनिटी। क्योंकि जो फर्स्ट है उसी के बाद में हम स्टेबल तक पहुंचे हैं। फर्स्ट जो बंजर भूमि है, जैसे यहाँ पर बंजर भूमि सबसे पहली है ना, तो ये हो गया हमारे पास में पाइनर कम्युनिटी। ओके, चरम समुदाय की क्या विशेषताएं हैं? वहां पर जन्म मृत्यु का संतुलन होगा, प्रजातियों की संरचना स्थिर रहती है, अक्सर उच्च जैव विविधता होती है, ऊर्जा प्रवाह पोषक चक्र संतुलन में रहते हैं। क्योंकि लास्ट स्थिर स्टेज है और मैच्योर है तो जन्म मृत्यु का बैलेंस रहेगा, प्रजातियों की संरचना स्थिर रहती है, अक्सर उच्च जैव विविधता, ये है कि जहाँ पर जन्म मृत्यु संतुलन में है, काम हो रहे हैं, पेड़ पौधे हो रहे हैं, सब प्रक्रिया अच्छे से हो रही है, तो वहां पर उच्च जैव विविधता भी होगी और एनर्जी का ट्रांसफर भी अच्छे से हो रहा होगा। किस बायोम में सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं? ये है उष्णकटिबंधीय सदा हरे वर्षावन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि यहाँ पर है ना पूरे वर्ष गर्मी और आर्द्रता रहती है, पौधों की वृद्धि भी यहाँ पे अच्छी रहती है। एलिफेंट ग्रास किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है? वो है सवाना बायोम की, ठीक है। यहाँ पर ऊंची घासें होती हैं, हाथी घास होती है, इक्का दुक्का पेड़ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं सवाना बायोम में, हाथी, जैबरा, बड़े मांसाहारी शेर भी यहाँ पाए जाते हैं। किस बायोम में जीवन सक्रियता की तीव्रता और जीवों की संख्या का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक कारक है? किसी बायोम का कौन सा है कि बायोम के अंदर है ना एक्टिविटी फास्ट हो रही है या फिर जीवों की संख्या सबसे महत्वपूर्ण उस कारक पे डिपेंड करती है? वो है हमारे पास में स्कल जैव भार, कंपोजिशन ऑफ ग्रोस बायोमास एंड स्पेसीज, कितनी वहां पर प्रेजेंट है प्रजातियां। स्कल जैव भार क्या होता है? हमारे पास में सभी जीव पदार्थों का कुल भार, ठीक है, और यही भोजन जाल के लिए उपलब्ध ऊर्जा निर्धारित करता है, क्योंकि जितना भार है जिसके अकॉर्डिंग है वही हमें यही भोजन जाल ऊर्जा निर्धारित करता है। फिर हम बात करते हैं प्रजातीय संरचना, या कौन सी प्रजातियां मौजूद है और उनकी भूमिकाएं क्या है। ये भी हमारे पास में परस्पर संबंध, खाद्य श्रृंखलाएं और जनसंख्या आकार को नियंत्रित करती हैं।
क्योंकि जो प्रजातियां हैं वही खाद्य श्रृंखला को नियंत्रित करेंगी और वही जनसंख्या आकार को। प्रमुख प्रजाति, प्रमुख प्रजाति क्या होता है? प्रमुख प्रजातियों की जो संरचना है और कार्य प्रणाली पर अपनी वास्तविक जनसंख्या आकार से कहीं अधिक प्रभाव डालती है। ठीक है। जैसे शीर्ष शिकारी है कोई, ठीक है, उसके एग्जाम्पल बाघ, भेड़िया, सी ओटर। कुछ पारितंत्रों में प्रांगण वाले जीव भी होते हैं, वो भी मुख्य प्रजाति रहती है, क्योंकि जो मुख्य प्रजातियों का जो इकोसिस्टम है ना, उनकी वास्तविक जनसंख्या आकार कहीं पर प्रभावित करता है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होगी वो प्रमुख होंगे। यही प्रजाति विविधता और पारितंत्र की संतुलन बनाए रखती है। जो प्रमुख है वो पारितंत्र को भी बैलेंस रखेंगी। किसी पौधे की प्रजाति, संरचना और वृद्धि किस पर डिपेंड करेगी? कि जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, जल प्रकाश कैसे है, ये तो फिजिकल कारक हो गए। और बायोलॉजिकल कारक में प्रतिस्पर्धा क्या है, शाक भक्षण क्या है, हर्बीवेर्स और परागण कैसा हो रहा है, और सूक्ष्म जीव कैसे हैं उसके आसपास, तो ये सब इस पे डिपेंड करता है। पौधे उगने के लिए आवश्यक भौतिक परिस्थितियां एंड जैविक अंतःक्रिया अनुकूल। नेक्स्ट है, पौधे उगाने के लिए आवश्यक भौतिक परिस्थितियां एंड जैविक जैविक अंतःक्रिया अनुकूल हो। वो क्या क्या है? वो है मृदा पोषण, मृदा पोषण तत्व, परागण वाहकों की उपलब्धता, शाकाहारियों की उपस्थिति एंड अनुपस्थिति। पर्णपाती वृक्ष किस वायु में पाए जाते हैं? समशीतोष्ण पर्णपाती वन। इन क्षेत्रों में ठंडी सर्दियां और गर्म ग्रीष्म होते हैं, ठीक है, और इनके पेड़ सर्दियों में पत्तियां गिरा देते हैं ताकि जल एंड ऊर्जा का संरक्षण हो सके। चैपरेल झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अन्य भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। इनकी क्या विशेषता होती है? गर्म और शुष्क ग्रीष्म, हल्की या नम सर्दियां, कठोर पत्तियों वाली झाड़ियां और आग अनुकूलित प्रजातियां। हॉटस्पॉट की बात करते हैं कि भारत में कितने हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। हॉटस्पॉट क्या होता है? जो भी समुद्री क्षेत्र है जिसकी जैव विविधता और संरक्षण महत्व के कारण संरक्षित किए जाने योग्य माना गया है। मीन्स जैव विविधता समुद्री क्षेत्र में अच्छी है तो हमें उनको बचाना है, तो ठीक है, उनके संरक्षण के लिए जो संरक्षित योग्य है उनको बोलते हैं हॉटस्पॉट। और कोल्ड स्पॉट होता है वे क्षेत्र जहाँ प्रजाति विविधता कम होती है लेकिन विलुप्ति की दर अधिक होती है। टैगा, टैगा है शंकुधारी वन, ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं? उच्च अक्षांश में, रूस और कनाडा। विशेषता क्या रहती है? ठंडी सर्दियां। शंकुधारी वृक्षों की सुई कैसी होती है? पत्तियों जैसी, जो इनके अपघटन को धीमा कर देती है। रिजल्ट क्या रहता है? कि मध्य अम्लीय हो जाती है ज्यादा से। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन एंड पर्णपाती वन में क्या डिफरेंस है? कोई भी शुष्क ऋतु नहीं होती यहाँ पर, ठीक है, इसमें स्पष्ट शुष्क ऋतु होती है। ये हर टाइम हरे भरे रहते हैं, ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं सर्दी में। इनके उष्णकटिबंधीय के एग्जाम्पल है अमेजन और पश्चिमी घाट, और पर्णपाती वन का एग्जाम्पल है मध्य भारत, दक्षिण पूर्व एशिया के भाग। फिर नेक्स्ट है सवाना वर्सेस घास भूमि। सवाना कहाँ है? कौन सी घास भूमि है? उष्णकटिबंधीय है घास भूमि, बिखरे हुए वृक्षों के साथ ऊंची घास, हाथी घास। स्थान कहाँ है? अफ्रीका और भारत के कुछ भाग में मिलती है सवाना घास। नेक्स्ट है समशीतोष्ण घास भूमि। वो कहाँ मिलती है? वो मिलती है पेरिस, उत्तरी अमेरिका, स्टेपीज यूरेशिया के अंदर, और वेल्स दक्षिण अफ्रीका के अंदर। समशीतोष्ण ग्रासलैंड। फिर नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर का परितंत्र के अंदर डिग्रेडेशन में क्या क्या प्रॉब्लम होती है? कृषि अपवाह, इससे एग्रीकल्चर ज्यादा, कृषि अपवाह ज्यादा हो जाता है, सीवेज प्रदूषण हो जाता है, औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल में है उस तरह कुछ भी अपशिष्ट जो पदार्थ हैं वो मिल जाते हैं, बांध के कारण और अति मछली पकड़ने के कारण डिग्रेडेशन ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का होता है। इसके प्रभाव से यूट्रोफिकेशन हो जाता है, मछलियों की मृत्यु हो जाती है, जैव विविधता की हानि हो जाती है। ये था अपना जीव मंडल का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, सफलता नोट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो ये क्लास है ये है ईवीएस की क्लास में वो बायोमेंट बायोस्फीयर की क्लास नंबर 3। आज जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। यह एक क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें समय के साथ पौधों और जानवरों के समुदाय बदलते हैं, नए समुदाय पुराने समुदाय की जगह ले लेते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? गिनेस ने, वार्मिंग ने 1895। अगर पहले कोई बंजर भूमि है, ठीक है, और अब वो वहां पर पेड़ झाड़ी बन के अब बन गया वन, तो एक समुदाय ने दूसरे समुदाय की जगह ले ली। अनुक्रमण यह बताता है कि कैसे बंजर भूमि धीरे धीरे एक स्थिर पारितंत्र में बदल जाती है। ठीक, अनुक्रमण नहीं बताता ये बंजर भूमि हो या कुछ भी हो, पहले कुछ और था अब कुछ और बन गया। इसमें आते हैं एक पाइनियर समुदाय बोला जाता है बंजर भूमि, जो स्टार्टिंग का होता है ना, जहां से शुरुआत होती है वो आती है पाइनियर में और चरम समुदाय आता है लास्ट का। बंजर है पाइनियर समुदाय हो गया, वन हो गया चरम समुदाय। अनुक्रमण के प्रकार, सबसे पहले आता है प्राथमिक अनुक्रमण। ऐसे क्षेत्रों को से शुरू होता है जहाँ पहले कभी जीवन ही नहीं था, बंजर हो, चट्टान हो, ज्वालामुखी की लावा भूमि, रेत की टिल्ले। जो अनुक्रमण प्राथमिक में शुरू होता है वो शुरू होता है लाइकेन से या फिर काई से। ये सब पाइनियर समुदाय में आते हैं। ये बहुत धीमी गति से होता है, सदियों लग जाते हैं इसको होने में। ठीक है, लाइकेन ही प्राथमिक अनुक्रमण। अगर पूछा जाए कि 4 ऑप्शन दे दो और पूछे प्राथमिक अनुक्रमण इनमें से कौन सा है, तो होगा लाइकेन। सेकेंडरी अनुक्रमण की बात करते हैं तो ऐसे क्षेत्र होता है जहां पर पहले जीवन था लेकिन अब वह नष्ट हो गया। कोई जंगल की आग लग गई हो या फिर बाढ़ से खत्म हो गया हो या फिर कोई छोटी गई कृषि भूमि कुछ भी हो, तो ये प्राथमिक अनुक्रमण से तो तेज है, क्योंकि वहां पे पहले कुछ तो मौजूद है, मर रहा है, कुछ जीव पहले से ही मौजूद है। लेकिन प्राथमिक में तो कुछ भी मौजूद नहीं होता है, इसलिए वो स्लो है। राज्य अनुक्रमण सूक्ष्म क्षेत्रों में होने वाले अनुक्रमण को कहते हैं। लाइकेन से काई से शाकीय पौधे हो गए, फिर झाड़ियां होगी, फिर वन हो गए। हाइडार्च अनुक्रमण जलीय पारितंत्र, तालाब झील में होने वाला अनुक्रमण। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हाइडार्च, मतलब हाई फॉर वाटर की ये ज्यादा होता है, हाइड्रो है ना। तो हाइड्रार्च अनुक्रमण जलीय पारितंत्र, तालाब और झील में होने वाला अनुक्रमण। तैरने वाले पौधे, जड़ वाले पौधे, दलदल और फिर वन बन जाए। चरम अवस्था, क्लाइमैक्स स्टेज, अनुक्रमण का अंतिम और स्थायी चरण। जब पर्यावरण के साथ संतुलन बन जाता है तब आता है चरम अवस्था। उष्णकटिबंधीय वर्षावन या समशीतोष्ण पर्णपाती वन बोलो, इनके पत्ते गिर जाते हैं एक सर्दियों के मौसम में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो सदा हरे भरे रहते हैं, ये सब क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर है और ये स्थायी अपना पर्यावरण के साथ संतुलन बना लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं श्रृंखला। श्रृंखला क्या होती है? किसी भी क्षेत्र में पारिस्थितिकीय जो अनुक्रमण के दौरान एक के बाद एक बनने वाले संपूर्ण पौधों जानवरों के समुदायों का क्रम होता है ना, उसी को श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला ये कैसी किसी के लिए भी हो सकती है, जैसे कुछ चीज की हमने ऐसे बना लिया, एक, फिर हमने दो, 1 2 3, 1 2 3 4, ऐसे हम कुछ भी सीरीज बनाते गए। ठीक है, एक टाइप की श्रृंखला जो एक दूसरे से रिलेट करे। इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पाइसीज, अंतःक्रिया करने के तरीके क्या क्या हैं? एक प्रजाति है वो एक दूसरे से कैसे अंतःक्रिया करते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं? सहजीवन, परस्परवाद, दोनों प्रजातियों को समान लाभ है। ठीक है, कवक और प्रकाशलेशन सेवा लाइकेन बनाते हैं, मधुमक्खियां फूलों को परागण करती हैं, इनमें इन दोनों को लाभ मिलता है। सहभोजिता, एक प्रजाति को लाभ और दूसरी पर कोई प्रभाव नहीं। ऐसी मतलब एक को तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरी को इससे तो कुछ लाभ नहीं हो रहा। जैसे बुगले हैं, गायों के साथ चलते हुए उनके द्वारा हिलाए गए कीट खा लेते हैं। ठीक है,
आखिर पौधों पर उगते हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे की देर ले रहे हैं तो है अपने पास सहजीवन परस्परवाद। और अगर एक ही प्रजाति को लाभ हो दूसरी को इससे कोई प्रभाव नहीं है तो वो है सहभोजिता। और नेक्स्ट है हमारे पास एक प्रजाति को तो नुकसान हो पर दूसरी पर कोई भी प्रभाव नहीं है। एक को तो नुकसान हो रहा है, जैसे पेनिसिलियम जो कवक द्वारा उत्तरशीत पेनिसिलिन बैक्टीरिया को मार देता है लेकिन कवक अप्रभावित रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा कंपटीशन। दोनों प्रजातियों को नुकसान क्योंकि वे एक ही संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। घास, खरपतवार, जल व पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मतलब दोनों प्रजाति एक के लिए हो, प्रजातियों को नुकसान क्योंकि एक ही संसाधनों के लिए अगर कंपटीशन रहेगा तो दोनों प्रजातियों को नुकसान होगा इस चीज में। तो उसके लिए प्रतिस्पर्धा, अगर दोनों को लाभ हो तो उसके लिए होता है हमारे पास में सहजीवन। अगर एक को लाभ हो तो सहभोजिता। जैसे बुगले हैं, गायों के चलते उनके द्वारा ही रह गए कीट खा लेते हैं। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि एक प्रजाति को नुकसान दूसरी को कोई प्रभाव नहीं, वो है अमेनिसिलिज्म। अगर दोनों को लाभ तो वो है हमारे पास में सहजीवन, एक को लाभ सहभोजिता, और अगर दोनों को नुकसान हो तो प्रतिस्पर्धा। फिर नेक्स्ट आता है प्रभक्षण। शिकारी को लाभ, शिकार को हानि। शेर हिरण का शिकार करता है, इसमें क्या है, इसमें शिकारी को तो लाभ हुआ और हिरण खत्म तो शिकार की हानि। इसको बोलते हैं प्रभक्षण। परजीविता, परजीवी को लाभ, आश्रयदाता को हानि। मनुष्य की आंत में टैपवर्म है वो, मनुष्य के बालों में जू है वो, आश्रयदाता को तो इससे हानि ही होगी लेकिन इनके मजे ही मजे। ठीक है, उसको बोल देंगे हम परजीविता। बायोम एंड बायोस्फीयर का टॉपिक यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। कल नेक्स्ट बात करेंगे हम जैव विविधता के बारे में। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। एक लाइक ही, आपका एक लाइक ही मेरा मोटिवेशन होगा। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।